फ्रेंड्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, उसे कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और फर्स्ट टूल जो हमने पढ़ा था दैट वर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि वो एंजाइम्स जो आपके डीएनए सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं। हमने उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हम इसके सेकंड टूल के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वेक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्हीकल जो एक पर्सन को या किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़कर आता है। मतलब उसका काम सिर्फ इतना है कि उसने एक चीज को एक जगह से उठाकर अगली जगह पर लेके जाना है। तो यहाँ पर भी हमने इसको वेक्टर नाम इसलिए दिया है कि सपोज आप किसी भी होस्ट के जीनोम में किसी दूसरे की डीएनए या जीन को एक्सप्रेस करवाना चाहते हो, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से आपने उस जीन को कट कर लिया। अब आप उस जीन को उस होस्ट के अंदर लाना चाहते हो जिसके अंदर आप उसका प्रभाव देखना चाहते हो, तो वेक्टर की हेल्प से आप उस जीन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो जनरली जिन वेक्टर्स को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, दे आर द प्लाज्मिड्स एंड द बैक्टीरियोफेजेस। जो प्लाज्मिड्स हैं, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, दीज आर दोज वायरसेस दैट कैन अटैक बैक्टीरिया। मतलब प्लाज्मिड्स एक तरह से आप कह सकते हो बैक्टीरिया हैं, और जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, दे आर द वायरसेस। तो इन दोनों में क्या खास बात होती है, दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। इसका मतलब ये है कि ये अपनी कॉपीज खुद बना सकते हैं, इन्हें क्रोमोसोमल डीएनए की जरूरत नहीं है। मतलब जिस होस्ट के अंदर आप इनको डालोगे, ये उसकी मशीनरी या उसके डीएनए पे डिपेंड नहीं करेंगे। इनके अंदर खुद इतनी पावर है कि ये किसी भी होस्ट में जाके अपने आप से रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब आप इसको जिस भी बैक्टीरियल सेल में डालोगे, उसमें जाके ये अपने आप ही अपनी रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। और अगर हम इन दोनों में से भी कंपेयर करें, तो जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, उनका जो कॉपी नंबर है वो ज्यादा है। कॉपी नंबर या हाई नंबर का कहने का मतलब है कि एक सेल के अंदर वो अपनी ज्यादा कॉपीज बना सकते हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मिड्स। मतलब कि वो जीनोम के अंदर बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, यानी कि उतनी ही बार वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मिड्स की, तो प्लाज्मिड्स का कॉपी नंबर बैक्टीरियोफेज के कंपैरेटिवली कम होता है। वो एक सेल में अपनी सिर्फ एक या दो ही कॉपीज बना सकते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे भी हैं जो 15 से 100 कॉपीज तक बना सकते हैं, और कई बार उनका नंबर थोड़ा और ज्यादा भी हो सकता है, 250-300 तक भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए का मतलब होता है जो डीएनए हमारे होस्ट के डीएनए से बिल्कुल अलग हो, तो अगर हमें एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ना है, लिंक करना है, तो पहले हमें उसकी उतनी बार मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी जितना उसका कॉपी नंबर, यानी कि जितनी कॉपीज वो प्रोड्यूस करने की हिम्मत रखता है, एबिलिटी रखता है, पहले हमें उसको उतनी ही कॉपीज तक डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो इसलिए जो वेक्टर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो हमें इस तरीके से बनाने पड़ते हैं कि उसमें हम फॉरेन डीएनए को आसानी से जोड़ सकें। मतलब वेक्टर जो है इजीली फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट होने दे, और इसके अलावा वेक्टर की हेल्प से आप रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को भी आसानी से सिलेक्ट कर सको। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जिस जीनोम के अंदर फॉरेन डीएनए यानी कि फॉरेन जीन चली जाएगी, यानी कि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट होगी, तो वो तो आपका बन जाता है रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जिसमें आपका डीएनए नहीं जुड़ पाता, उसे हम बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको उन दोनों को अलग करना है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ और कितने के अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो उसमें भी वेक्टर ही हेल्प करेगा। अब है कि जब हम वेक्टर डिजाइन करते हैं या वेक्टर की क्लोनिंग करते हैं, तो उसके लिए कुछ खास फीचर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे आप ओरी भी बोल सकते हो। जिस तरीके से हमने पहले भी पढ़ा था कि रेप्लिकेशन जो है रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो दैट इज नोन एज ओरी। सो ओरी इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल।
कि रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है, जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस से स्टार्ट होगी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और अगर आप उस सीक्वेंस पे डीएनए का कोई भी पीस ला के जोड़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली होस्ट सेल में जाने के बाद रेप्लिकेट करेगा ही करेगा। तो यही जो सीक्वेंस है वो एक तरह से उस डीएनए के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करेगी कि वो कितनी कॉपीज जनरेट कर रहा है। तो अगर आप ये चाहते हो कि टारगेट डीएनए की आपको बहुत सारी कॉपीज मिले, तो आपको उसे एक ऐसे वेक्टर में क्लोन करना होगा जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, मतलब जो इतनी एबिलिटी रखता हो कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉपीज उसकी जनरेट करवा सके। सेकेंड थिंग जो हमारे वेक्टर में प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर। ओरिजिन के अलावा जो वेक्टर है उसे सिलेक्टेबल मार्कर की भी जरूरत होती है। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे कि वो ट्रांसफॉर्मेंट्स या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचान सकता है और दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकता है, ताकि सिर्फ जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उन्हीं की ग्रोथ हो। अब आप सोचोगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है। अगर आपको याद हो तो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी वर्ड पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का पीस जो है इंसर्ट कर सकते हो। मतलब जब हम पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के अंदर कोई और डीएनए का पीस डाल देते हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी तुम वही कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया आपका होस्ट है, क्योंकि जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसके लिए आप बैक्टीरिया सेल को यूज कर रहे हो। तो बैक्टीरिया आपका होस्ट है, आप उसके अंदर एक फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस करवाना चाहते हो। इसका मतलब आप एक तरीके से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हो। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर वो फॉरेन डीएनए आ गया, यानी कि उस फॉरेन डीएनए का प्रभाव आपको दिख जाएगा, उसे तो आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जिस बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन डीएनए नहीं आएगा, उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, उसे आप बोलोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है। तो सिलेक्टेबल मार्कर बनाने के लिए हम ज्यादातर वो जीन्स इस्तेमाल करते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करते हो, यानी कि जो आपके उस ऑर्गेनिज्म को या उस सेल को एंटीबायोटिक के रेजिस्ट बनाती है, मतलब उस पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होने देती। आपको पता है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे एम्पिसिलिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है। तो हम यहाँ पे जो जीन यूज करेंगे वो आपके सेल को इन एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बना देगी। मतलब अगर आप अपने सेल को ऐसे मीडियम में ग्रो करोगे जहाँ ये एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, तो जिस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, मतलब आपका जीन आया होगा, वो तो उस मीडियम पे ग्रो कर जाएगा क्योंकि उसको एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके अंदर आपकी फॉरेन जीन नहीं आई है, मतलब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो उस एंटीबायोटिक वाले मीडियम में जाते ही खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को ही खत्म करती है। तो वो उसको रेजिस्टेंट बना रहे थे ट्रांसफॉर्मेंट्स, इसलिए उनमें इसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको ये खत्म कर देती है। तो इसलिए हम इसको ई कोलाई के लिए, यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई जो कि बैक्टीरिया है, उसके लिए हम ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। अगर आप नॉर्मल ई कोलाई सेल्स लोगे, उनमें ऐसी कोई भी रेजिस्टेंस पहले से मौजूद नहीं होती, हम उसको खुद वेक्टर की हेल्प से रेजिस्टेंट बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है बच्चों, दैट इज क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है कि जब आप एलियन डीएनए जोड़ना चाहते हो तो आपके वेक्टर के अंदर भी कुछ ऐसी रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए जो पर्टिकुलर एंजाइम पहचान सके। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक एंजाइम की अपनी एक पर्टिकुलर साइट होती है, सीक्वेंस होती है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर के अंदर भी ऐसी रिकॉग्निशन साइट मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इसको करने के लिए सबसे मेन चीज यही है कि जो आपका फॉरेन डीएनए है और जो आपका वेक्टर है, आप उन दोनों को एक ही जैसे एंजाइम से कट करोगे। जैसा आपको याद होगा, हमने पिक्चर में भी देखा था, अगर ये आपका फॉरेन डीएनए है और ये आपका वेक्टर डीएनए, अगर आप इसके अंदर कट लगाना चाहते हो और इसके अंदर इसका कुछ पार्ट इंसर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब जो सीक्वेंस आपकी फॉरेन डीएनए के अंदर मौजूद है वही सीक्वेंस आपकी वेक्टर के अंदर भी होनी चाहिए। मान लो कि एक एंजाइम है जो GAA-TTC वाली सीक्वेंस को पहचान पाता है, तो अगर ये सीक्वेंस आपकी यहाँ मौजूद है तो ये सीक्वेंस आपकी वेक्टर के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए।
तो यही तीसरी प्रॉपर्टी है कि डीएनए को लिंक करने के लिए आपके वेक्टर के पास रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर के अंदर एक से ज्यादा भी रिकॉग्निशन साइट हो। अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो क्या होगा, वो एंजाइम तो जहां जहां उसको अपनी सीक्वेंस मिलेगी वहां वहां कट करता जाएगा। तो हो सकता है आपके वेक्टर के बहुत सारे टुकड़े हो जाएं, फ्रेगमेंट्स हो जाएं, तो उससे हमारा प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए हमें उसमें ये ध्यान रखना है कि हमने वो एंजाइम यूज करना है जो सिर्फ उसको 2 ही जगह पे कट करे, मतलब पूरे के पूरे वेक्टर में उसकी रिकॉग्निशन साइट सिर्फ एक ही जगह मौजूद हो। और उसके बाद आप वेक्टर को कट करोगे, अपने फॉरेन डीएनए को कट करोगे, दोनों के जो पीसीज मिले उनको आपस में जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद जो गैप रह जाएगा उस गैप को आप लाइगेज एंजाइम से सील कर दोगे। अब उसके अलावा क्या होता है, जब आप एलियन डीएनए को लाइगेट करते हो, जोड़ते हो, तो वो भी हम जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले एरिया में जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, ये एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि वेक्टर का भी जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। यहाँ पे P का मतलब होता है प्लाज्मिड, यानी कि एक प्लाज्मिड वेक्टर है। BR का मतलब है बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज। आपको याद नहीं रखना, सिर्फ समझ लो। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वेक्टर के बारे में बताया था वो है बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज। एंड 322 आप ये कह सकते हो कि इसका स्ट्रेन है जो यहाँ पे पाया गया था, मतलब टाइप है बैक्टीरिया की जो यहाँ पे फाइंड आउट की गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर 2 रेजिस्टेंट रीजन दिखाए हुए हैं पिंक कलर से, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। इसी के अंदर एंजाइम्स, ये PST1, PB1, ये एंजाइम्स के नाम है, मतलब इन एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है। इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन के अंदर भी BAM-H1 और SAL1 एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद है। और इस ब्लू वाले एरिया में भी EcoR1, CLA1 और HIND3, इन 3 एंजाइम्स की सीक्वेंस मौजूद है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक वेक्टर के अंदर भी लगभग 7 एंजाइम्स की सीक्वेंस मौजूद है। तो मतलब हमारे पास चॉइस है कि हम इसमें से किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमें जो बात यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रीजन है उसी के अंदर आप अपनी जो जीन है वो इंसर्ट करवाओगे ताकि आप उसको सिलेक्ट इजिली कर पाओ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा फॉरेन डीएनए था, सपोज हमने उसको BAM-H1 साइट में जोड़ दिया, मतलब इस हिस्से में लाके आपने अपने फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन था ये। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स बनेंगे उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्या होता है, ये जो हिस्सा बच्चों, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर प्रेजेंट है, यानी कि ये टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को खत्म कर सकता है। लेकिन जब आप इसी रीजन के अंदर कोई जीन डाल देते हो तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो रेजिस्टेंट पावर थी वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अब आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, जो नए प्लाज्मिड बनेंगे, उनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने उसी रीजन के अंदर एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया। लेकिन जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बने थे उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसमें वो इंसर्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो आपको बात याद रखनी है वो है, एक तो हमारे बनते हैं रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, और एक हमारे बनते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी बैक्टीरियल सेल में कोई बाहर का डीएनए डाल रहे हो तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, और अगर उसके अंदर कोई बाहर का जीन नहीं गया तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपने ये देखना है कि जो डीएनए आपने डाला है उस डीएनए ने अपना इफेक्ट दिखाया या नहीं दिखाया। अगर वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन अगर वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा तो इट मीन्स वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेंट्स को एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे ग्रो करोगे और उसके बाद आप उसको दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दोगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, तो जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो एम्पिसिलिन वाले में तो ग्रो कर जाएंगे, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टेट्रासाइक्लिन में डीएनए डलने से उसका प्रभाव खत्म हो गया। तो जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनमें वो जीन एक्सप्रेस हो रही है, तो एम्पिसिलिन में जब वो गए वहां तो वो ग्रो कर गए,
क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर अभी भी बनी हुई थी। लेकिन जब आप उनको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले रीजन में डालोगे तो वहां पर आपके रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस पावर थी वो डीएनए के आने से खत्म हो गई। लेकिन जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो आपके दोनों मीडियम पे ग्रो कर जाएंगे, चाहे आप उसको एम्पिसिलिन वाले में डालो टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसके किसी भी पार्ट में जीन जो एक्सप्रेस नहीं हुई। तो थोड़ा सा हो सकता है बच्चों आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट मैं यहाँ पे एक बात रिपीट करना चाहूंगी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट्स बने हैं या नहीं बने। ट्रांसफॉर्मेंट्स बनने का मतलब होता है जब आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर आप किसी दूसरे डीएनए को लाकर जोड़ दो, चिपका दो। सिर्फ आप कहोगे अगर उसके अंदर वो चीज आके प्लस हो गई है, जुड़ गई है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन वो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट बने या नॉन रिकॉम्बिनेंट। यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट्स की ही फर्दर कैटेगरी है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना तो आसान है, आपको पता लग जाएगा कि इसमें जीन आ गई। लेकिन रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज करनी पड़ेंगी। अगर वो दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो कर गया तो इसका मतलब उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन अगर वो एक में ग्रो करके दूसरे में ग्रो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उसमें जीन एक्सप्रेस हो गई और वो रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एक जीन जो है उससे आप ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हो और दूसरी रेजिस्टेंट जीन की हेल्प से आप रिकॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप उसके अंदर एक एलियन डीएनए को डाल देते हो तो वो इनएक्टिवेट हो गया, मतलब उसका प्रभाव खत्म हो गया। तो यहाँ पर एक आप बेटा वर्ड याद रखोगे एंड दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कई बार पूछ लेते हैं कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब होता है जब आप किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रीजन में कोई फॉरेन डीएनए डाल दोगे जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंट पावर खत्म हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट करके जब आप रिकॉम्बिनेशन बार बार रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करते हो तो मतलब ये काम 1-2 बार तो इजी लगता है, लेकिन जब हम इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा कम्बरसम यानी कि मुश्किल, लंबा और थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें बार बार 2 प्लेट्स बनानी होंगी, दोनों में अलग अलग एंटीबायोटिक डालने पड़ेंगे, फिर उसमें अपने सेल्स की कल्चरिंग करानी होगी। तो क्या हुआ, जब ऐसा लगा कि इस प्रॉब्लम मतलब इस मेथड से दिक्कत आ सकती है तो कुछ ऑल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर्स भी बनाए गए और वहां पर क्या देखा गया कि अगर हम कलर के हिसाब से ही पता लगा लें तो वो ज्यादा बेटर है। मतलब ये देखना है कि वो ग्रो कर रही है नहीं कर रही, वो डेड हुई या लिविंग है, वो प्रोसेस काफी लंबा भी है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे बेटर ये है कि हम कोई ऐसा मार्कर यूज करें जो कलर के आधार पे फर्क बता दे कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। यानी कि अगर आप उसको उस एंजाइम को किसी सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में लेके जाओगे तो जहां रिकॉम्बिनेशन हुई होगी वहां वो अलग कलर देगा और जहां रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी वहां वो डिफरेंट कलर देगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आप उसे किसी एंजाइम की सीक्वेंस के अंदर डाल दोगे। जैसे मान लो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अगर आप उस एंजाइम की सीक्वेंस में अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देते हो तो उससे आपका वो एंजाइम जो इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी जीन की सीक्वेंस के अंदर अगर आप कोई दूसरा जीन आके डाल दोगे तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाती है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सीक्वेंस में जब आप अलग से कोई डीएनए डालोगे तो वो आपकी जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो गया। अब आपको पता है कि एंजाइम को काम करने के लिए कोई ना कोई सबस्ट्रेट चाहिए, तो अगर वहां पर आपका जो प्लाज्मिड है उसके अंदर इंसर्ट नहीं आया, मतलब अगर आपके प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है, कोई फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है, तो आपको ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलेंगी। लेकिन अगर आपके बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए आ गया है, उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन को इनएक्टिवेट कर दिया है, तो वहां पर आपकी कॉलोनी कोई कलर नहीं देंगी। तो यानी कि कलर देके आप पता लगा सकते हो कि जिनमें कलर है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है और जिनमें कलर नहीं बन रहा वो रिकॉम्बिनेंट है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट आपको ब्लू कलर की दिखेगी और रिकॉम्बिनेंट आपको व्हाइट या ट्रांसपेरेंट दिखेगी। इसके अलावा आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्लोनिंग करने के लिए अलग अलग वेक्टर्स होते हैं।
तो अभी तक जो हमने बात की थी वेक्टर्स की वो हमने देखे थे बैक्टीरियल सेल में यानी कि प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो वहां पे आप कौन से वेक्टर्स को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो कि एक बैक्टीरिया है जो ज्यादातर डाइकोट प्लांट्स में पैथोजन होता है, मतलब डिजीज कोज करता है, उसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इस वेक्टर के अंदर नेचुरली एक रीजन होता है टीडीएनए, और ये टीडीएनए जो है इसको हार्मफुल बनाता है, क्योंकि अगर ये किसी प्लांट पे अटैक करे तो ये उस प्लांट के सेल्स के अंदर ट्यूमर यानी कि गांठ बना देता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम इस टीडीएनए को उस बैक्टीरिया से हटा देंगे, कट कर देंगे, यानी कि आपने उसका ट्यूमर वाला जो प्रभाव है वो खत्म कर दिया, लेकिन अटैक करने वाली टेंडेंसी उसके अंदर भी है। तो टीडीएनए को हटाकर आप उसकी जगह पे अपनी पसंद की जीन डालोगे, तो जब वो प्लांट पे अटैक करेगा तो ट्यूमर बनाने की बजाय जो जीन आपने डाली आपको उसका प्रभाव दिखेगा। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम जनरली प्लांट्स के लिए वेक्टर की फॉर्म में यूज करते हैं। इसी तरह से एनिमल्स के लिए हम रेट्रोवायरसेस यूज कर सकते हैं। रेट्रोवायरसेस भी नेचुरली अगर देखा जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल देते हैं। तो यहाँ भी वही है, अगर आप उसके उस हार्मफुल वाले पार्ट को हटाकर, उस हार्मफुल वाली जीन को हटाकर अपने मतलब की जीन डाल दो, तो जब वो एनिमल पे अटैक करेगा तो आपके मतलब की जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में से जो प्लाज्मिड बनता है उसे हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उसको हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं, जो आपके प्लांट पे अटैक तो करेगा लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरीके से एनिमल्स के लिए भी हम रेट्रोवायरसेस को डिसआर्म कर सकते हैं। डिसआर्म का मतलब होता है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट खत्म कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी पसंद की जीन डाल सकते हैं। तो जैसे ही आपने अपने पसंद की जीन या अपना डीएनए फ्रेगमेंट वेक्टर के अंदर डाल दिया तो वो जिस भी बैक्टीरिया प्लांट या एनिमल में जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो ये हमने आज सेकंड टूल पढ़ा। इसके अलावा एक टूल और है होस्ट, जो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।